अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का टेस्ट आपके सामने लेकर आए हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये टेस्ट कितने मार्क्स का है, 33। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने लास्ट वीडियो लाजमी देख ली होगी जिसके अंदर चैप्टर 11 को कम्प्लीटली कवर कर दिया गया था और उसमें हर चीज़ आपको बता दी गई थी जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थी और सब कुछ वहाँ पर था। ठीक है जी, तो ये मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने सोचा है कि आपको वो आता होगा। लेकिन इस टेस्ट को करने का सही तरीका यही है कि पहले आप अपने इस चैप्टर 11 को तैयार करो और अगर आप तक ये टेस्ट तैयार नहीं किया गया, तो आप लाज़मी तौर पर चैप्टर नंबर 11 को देखो, उसका टेस्ट तैयार करो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकोगे। अब चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, वो क्या करेंगे? इस टेस्ट के ये जो वीडियो है इसमें 2 हिस्से हैं। तो फर्स्ट टेस्ट का हिस्सा है जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट बताया जाएगा, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का है, फिर उसके बाद सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का है और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब करना ये है कि आपने इस चैप्टर को कर लेने के बाद हल करना है सारा पेपर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जितने भी एमसीक्यूज हैं ये हल करें। इसके बारे में आप लिख लें, बेशक ऑप्शन लिख लो अपने पास पेज पर, ताकि जब आप उसको देखो इसकी की को तो इस तरह से आपको करना आसान रहे। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसका आंसर लिखोगे। इसी तरीके से फिर सेकंड और थर्ड और लास्ट तक चलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सेक्शन मुकम्मल होता है जिसमें आपको पेपर दिखाया गया है। आप इसी को इसी तरीके से करते जाओ और देखते जाओ कि कौन ये जो आपके पास है एमसीक्यूज 3 नज़र आ रहे हैं आपको, इसको कर लें। फिर उसके बाद आप आगे चलें और 4 टू 6 कर लें। जब ये हो जाए पॉज़ कर लीजिएगा वीडियो को पॉज़ करके देखते रहें, हल कर लें और फिर आगे चलें। ये आपके पास 7 टू और 8 ये 2 एमसीक्यू हो गए हैं, इसको आप देख लें। ठीक है जी? ये मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पर ताकि जब आप इसको पॉज़ करके देखेंगे तो आपके सामने अच्छे तरीके से ये एमसीक्यूज़ मौजूद होंगे। फिर उसके बाद आप चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 16 उसके मार्क्स हैं, यानी हर एक का 2 नंबर हैं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में 5 और 4 मार्क्स का एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है? अब आपके सामने ये जो स्क्रीन है ये अपने सामने रखेंगे और पूरा पेपर हल कर लेंगे। जब आप पूरा पेपर हल कर लेंगे, फिर आप आएँगे इसके दूसरे सेक्शन की तरफ जो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ, बल्कि आप पे यकीन रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद आप इसके सॉल्व्ड सेक्शन की तरफ आएँगे। तो अब मैं जा रहा हूँ सॉल्व्ड सेक्शन की तरफ, पेपर आपका हल हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ रहा है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यू 1 का जो आंसर है वो हाइड्रोजन है। मैं थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आती रहे। जिनका अगर रॉन्ग है तो वो उसको लाज़मी तौर पर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हिच other atom is almost always present along the carbon atom in the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं, सबसे सिंपल होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, सल्फर वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट कार्बन के साथ ऐसा है जो ज़रूर होगा और वो हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद दूसरे की तरफ आते हैं, यहाँ लिखा है विच अदर मेटल कैन वी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए आपने निकल इस्तेमाल किया था। आप इसको एरो के ऊपर लिख सकते हैं निकल। ठीक है जी, तो ये सारा रिएक्शन ऑलरेडी किया गया है और आप वहाँ पे सॉल्व जितना भी चैप्टर है उसको देखें, आपको वहाँ पे नज़र आता जाएगा ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन। आपने अल्कीन से अल्केन बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जब आप उसका रिएक्शन करते हो हाइड्रोजन ऐड कर कर, तो फिर क्या होता है, एक बॉन्ड खत्म हो जाता है। देखो ये मुकम्मल तौर पर H2 लिखना होता है। तो देखो भाई यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 तो पहले ही था, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ CH3 भी लिख सकते हो और यहाँ आ जाएगा। ये मैं हिंट के तौर पर लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ही आते होंगे, नहीं तो आप चैप्टर में इसको
डिटेल में देख सकोगे। अच्छा, तो इसका जवाब हाइड्रोजनेशन है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। द नंबर नेक्स्ट इज व्हेन क्रैकिंग ट्रांसफॉर्म्स बिगर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन द फ्यूल सप्लाई इज। कहते हैं जब क्रैकिंग करने के बाद हम बिगर हाइड्रोकार्बन्स को सपोज कीजिए तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो वो कहते हैं फ्यूल सप्लाई के बारे में बताओ, तो ये जवाब है इंक्रीज। देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जिनकी, उनको क्रैक कर कर ऐसे हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पेट्रोल। तो जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाएगा इस क्रैकिंग को करने के बाद, और पेट्रोल एक क्या है, फ्यूल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जी, नफ्था इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कितने हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, ये सिंपली वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे इसका रिएक्शन किया गया है तो 5 to 10 यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द ZnHCl, यानी कि इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल है, देखो भाई, जब Zn और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है ZnCl2, यानी कि ज़रा इसको बैलेंस कर लो तो दो हाइड्रोजन मजीद, जिसको एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ये बनता है। और ये ऐड हो जाता है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। ठीक है, और अल्कीन से आप बना पाते हो अल्कीन, और सॉरी अल्कीन बल्कि नहीं करोगे, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड में इसको ऐड कर दोगे, होगा प्रोसेस वही होगा, हाइड्रोजन की एडिशन। और हाइड्रोजन की एडिशन कहलाती है रिडक्शन। तो इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड की आपने रिडक्शन कर लेने के बाद उससे अल्केन तैयार किया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। सही है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसको भी तफसील से किया गया था, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका चैप्टर तैयार नहीं है, और अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है, जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो कुछ उसके अंदर रह जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करते हो तो जो आपकी कमी होती है वो दूर हो जाती है, और आप उसको उस तरह देख पाते हो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो। नेक्स्ट आपके पास आता है MCQ नंबर 7, व्हाट इज द कैटलिस्ट कॉमनली यूज फॉर द क्रैकिंग ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन। तो हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने के लिए हम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी बुक में नफ्था को तोड़कर कुछ अल्केन और अल्कीन बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस वाइल नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, यानी उसमें डिफरेंट मैंने बताए हैं, लेकिन ये वाला ठीक है जिसमें प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं और फिर सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मुकम्मल तफसील के साथ मैंने नोमेनक्लेचर में करवा दिया था और अच्छी तरह समझा भी दिया था, तो वहां जाकर आप इसको देख लें अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। तो अब आपके पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, इसका तरीका कार चेकिंग का ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर इस कहाँ रेलिवेंट होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप जो भी लिखें वो खुद से बना कर ना लिखें, बल्कि बुक की वर्डिंग इस्तेमाल करें मैक्सिमम। और जो बच्चे खुद से लिखने के काफ़ी सालों से आदी हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा देर लग जाएगी। लेकिन अगर आप काफ़ी सालों से खुद लिखने के आदी हैं और आप ठीक लिखते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं कि आप ठीक लिखते हैं, तो फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। लेकिन मेरी राय अभी यही रहेगी कि आप बुक की वर्डिंग इस्तेमाल करो, ताकि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ख़राब ना हो। बाकी जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो ये होगी, अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मौजूद कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि खुद सोचो कि अगर आपके पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सब वैलेंसी जस्टिफाई है, और आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, रिएक्ट करना है, तो आपको एक निकालना पड़ेगा, फिर उसमें कोई चीज़ ऐड हो पड़ेगी। तो ये बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई अल्केन रिएक्शन जल्दी से नहीं करते हैं। तो वही लिखता है, सो दे डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एसिड्स बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ऐसा लिख दो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, तो आपका सवाल मुकम्मल हो सकता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन लिखो टू प्रिपेयर द अल्केन। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें RX ले लो या आप अपने हिसाब से CH3Cl ले लो, और प्लस हाइड्रोजन ऐड करो। ठीक है, 2H जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन है,
और फिर आपने कोशिश करनी है, जैसे मैं अभी कहकर आया हूँ कि ZN और HCl ऊपर लिख लो बेशक, ये कंडीशन है, ये लिखनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो इससे 2 H बनते हैं, एक H दे देंगे CH3 को, वो बन जाएगा CH4, और एक बकिया H दे देंगे Cl को, तो ये बन जाएगा HCl। तो ये रिएक्शन मैंने दो तरह से लिख दिया। एक तरह से रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है जवाब में, इसको कहते हैं जनरल रिएक्शन। जिसने ये कर लिया है वो भी ठीक है, और जिसने ये रिएक्शन किया है ये स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाता है, तो ये भी ठीक है। दोनों तरीकों से सही रिएक्शन होगा। दोनों लिख दी हैं तो और भी अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग एज इट अप्लाइज टू द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्रैकिंग के बारे में लिखो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ इबारत लिख दी है, अगर आप चाहो तो साथ साथ इक्वेशन भी लिख सकते हो। क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करना है। और कैसे करना है? हीट और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्कीन। जब आप बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हो तो आपको अल्केन्स भी मिलते हैं और अल्कीन्स भी। ठीक है, और साथ साथ जैसे मैंने कहा जियोलाइट वाला केमिकल रिएक्शन कर दो, यानी जिसमें लिखा हुआ है नेफ्था, एरो जिसपे लिखा है जियोलाइट, और एरो के बाद प्रोडक्ट में लिखा है 5 to 10 हाइड्रोकार्बन हासिल होंगे, अल्केन और अल्कीन। ठीक है जी, तो बुक वाली बात लिख दो, या एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है ये भी आप लिख सकते हो। इससे मिलती जुलती अगर आपकी मालूमात है तो आपका नंबर पूरे हैं। यानी आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैंने आपको इस तरह से बताया कि आपने चेक करना है इसको। देखो मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास जो मालूमात मैंने दी है वो पूरी है तो उसके 2 मार्क्स लगेंगे, और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे भी है तो 2 मार्क्स लगेंगे। अगर केमिकल रिएक्शन आपने नहीं किया और जस्ट लिख दिया है तो आपके 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। जबकि यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि अगर आपने जो अल्केन्स और अल्कीन का तज़किरा नहीं किया, छोटे मॉलिक्यूल नहीं बताए, तो 1 नंबर, अगर बताए हैं तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह आपके पास 4 में देखो तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछी गई है। अगर ना भी एग्जाम्पल पूछी जाए तो आपको हर एक डेफिनेशन के साथ लिखनी चाहिए, इसका मार्क आपने 1 रखना है। तो व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, इसके बारे में बताओ, एंड हाउ इट इज प्रीपेयर, हाउ इट इज यूज्ड टू प्रीपेयर अल्केन फ्रॉम द अल्काइन। ठीक है, यानी अल्काइन से जब आप अल्केन तैयार करते हो उस वक्त हाइड्रोजिनेशन के बारे में जो मालूमात है वो दो। तो हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन। भाई हाइड्रोजिनेशन का मतलब है ऐड हो जाना, किसका? हाइड्रोजन का। इसको रिडक्शन भी बोलते हैं, ये हमने तफसील से समझ लिया था। अब हमेशा याद रखो, एडिशन जो होती है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में होती है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पास ये सलाहियत होती है कि वो मजीद हाइड्रोजन ले सकें। लेकिन हाइड्रोजन लेने के लिए या तो निकल का इस्तेमाल करना पड़ता है या प्लेडियम और प्लेटिनम का। ठीक है, आपकी बुक में निकल है तो निकल भी काफ़ी है। तो इतनी मालूमात देते हो तो 1 नंबर बन जाएगा, और एग्जाम्पल भी साथ कोट करते हो तो पूरे 2 नंबर बनेंगे। इस तरह आपने मार्क्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5th आ रहा है, व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। ये आपके पास क्या है? इसका आयोपिक नेम है। इसको मैंने तफसील से एक एक करके समझाया है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो देखो भाई, 2 किस्म के ब्यूटेन है, 1 2 3 4। ये कार्बन लगाए, हाइड्रोजन नहीं लगाए, पर हाइड्रोजन है। पर सिंपल रखने के लिए मैंने इसको ऐसे बनाया, इसे कहते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, और अगर आपके पास 4 कार्बन ही हो लेकिन ब्रांच के साथ हो तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो इसका नाम बताना है आपने आयोपेक। तो इसका आयोपेक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, 2 मिथाइल इसके अंदर क्या है? प्रीफिक्स है। जो प्रोप है ये क्या है? रूट है। और जो आपके पास एन है ये क्या है? ये सुफिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से तरतीब वाला जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवाया था शॉर्ट, उसमें वो भी समझ में आ गया। राइट डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना है आपने। तो आपने जस्ट पहले करना है, इसको देखना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, बेशक आप ऐसे करो, ये लाइन दरमियान में ना लगाओ, तो 1 2 3 और 4 ऐसे लिखो, और साथ साथ इनके एच भी लगा लो। एच 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 बेशक आखिर में भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अभी बॉन्ड नहीं बनाने, बस आपने लिख लेने हैं सी और एच। ठीक है, अब करोगे क्या? डॉट क्रॉस में आपने काम यूँ करना है कि सबसे पहले आपने पहले कार्बन को देखना है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो आपने 4 डॉट लगा लेने हैं। अगले कार्बन में आपने क्रॉस लगाने हैं 4, 1 2 3 और ये 4। अगले में फिर आपने डॉट लगा लेने हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने डॉट क्रॉस, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि एक कार्बन एटम के गिर्द जो वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम दिखा रहा हूँ। मतलब हद या तो डॉट से दिखा रहा हूँ या फिर क्रॉस से, ताकि डॉट के सामने क्रॉस आ जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे कार्बन एटम्स के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब आप आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के अंदर आपने करना ये है कि समझ लें अगर डॉट लगा है तो क्रॉस लगा दो, तो इस तरह से सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा कर लो, यहाँ पर भी ऐसा ही करो। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते जाओ, यहाँ पर आपने डॉट लगा देना, इधर डॉट लगा देना, इधर डॉट लगा देना है। तो इस तरह डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ये आपके पास नंबर 6 हो गया। और नंबर 6 के बाद आ रहे हैं नंबर 7 पर, डिफाइन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आमतौर पे बेटा जो अल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से आपने बताना है। फिलहाल क्वेश्चन सैचुरेटेड का है तो इसी के हिसाब से आपने जवाब लिखना है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स यानी CH वाले कंपाउंड हैं दैट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो अगर हम ऊपर ब्यूटेन को भी देखें तो ब्यूटेन के अंदर भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी एग्जांपल दी जा सकती है। फिर आखिर में लिखता है दे डू नॉट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते। तो एग्जाम्पल कौन सी रखी है? सबसे सिंपल मीथेन दी है। लेकिन अगर आप चाहो तो दो यानी CH3 दो कार्बन वाली भी दे सकते हो, तीन कार्बन वाली भी दे सकते हो, यानी CH3 CH2 और CH3। तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल कोट कर देनी है या कम अज कम एक जरूर देनी है जैसे कि पूछी गई है। जरूरी नहीं होता एग्जाम्पल अगर उसने 1 पूछी है तो आप 1 ही दो, आप 2 ना दे सकते, 2 दे सकते हैं। लेकिन ये तब देना है जब टाइम आपके पास ज़्यादा हो और आपको लगे कि अगर इस तरह लिख दिया जाएगा तो कोई मार्क भी नहीं कटेगा। ठीक है, अदरवाइज टू द पॉइंट रहें, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दें, तो भी आपको क्वेश्चन के आंसर पूरे मिल सकते हैं, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है उसके मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द इथेन। तो इथेन का जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो है CH3CH3, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने लिखना है, दो कार्बन है आपके पास और साथ इनकी वैलेंसी को जस्टिफाई करो, यानी चार चार वैलेंसी के लगाते हुए जहां जहां कमी है वहां पर आप हाइड्रोजन लगा लो। इस तरीके से ये आपके पास बन गया एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, कंडेंस भी हो गया और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो गया। अगर आपने इनमें से एक फार्मूला ठीक लिखा है और एक गलत लिखा है तो यकीन एक नंबर ही आएगा। बिल्कुल ऊपर भी ऐसा है, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखी तो एक नंबर आएगा, अदरवाइज 2 नंबर आ जाएंगे आपके पास। और इस क्वेश्चन में अगर डॉट क्रॉस पे थोड़ा सा इशू है, सिमिलर चीज़ें सामने आ रही हैं, डॉट के सामने डॉट, क्रॉस के सामने क्रॉस, तो फिर आपने एक नंबर लगा लेना है, अदरवाइज बिल्कुल 2 नंबर ठीक है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप 2 मिथाइल प्रोपेन में क्या करोगे, ये एग्जैक्टली ठीक लिखोगे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है 2 के बाद छोटा सा हाइफन, ये मैंने आपको कल बताया था, यानी 2 के बाद ये लाइन लगाना ज़रूरी है। अगर आपने ये लाइन नहीं लगाई, ठीक है, या आपने मिथाइल के बाद स्पेस देकर और फिर लिखा प्रोपेन, तो फिर इसमें गलती है, फिर आप एक नंबर डालेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है उसी तरह अगर आप लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके नंबर पूरे 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने मोहतात होकर इसको देखना है। और फिर आगे चलो तो आपके पास आ रहा है कोई और क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें क्या बात है, कोशिश करनी है अगर आपकी इक्वेशन नहीं है और बाकी जो है वो मैंने बता दी है तो एक नंबर आएगा, अगर इक्वेशन भी लिख दी है तो फिर आपके 2 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। अब आते हैं आखिरी सवालात की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व करके दिए थे आपको। उसमें ऐसा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो आयोपेक सिस्टम के तहत आपने देखना है, ठीक है, उसके अंदर आपने नोमेनक्लेचर में लिखना है कि वो जो 3 पॉइंट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, यानी लोकेट करना है कार्बन चेन को, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोकेट करना है, नाम देने हैं। तो बुक में 2-3 पॉइंट्स लगे हुए हैं, वो आपने उसी तरह से लिख देना है। फिर आपने एक एग्जाम्पल लिखनी है, एग्जाम्पल कोई भी एक ले लो, चाहे आप ब्यूटेन की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है,
उस एग्जाम्पल को आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने अभी आइसोब्यूटेन को एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर क्या चीज़ क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है? क्योंकि जब आप लिखोगे ना इसके रूल्स तो उसमें प्रीफिक्स का ज़िक्र आएगा, और क्या उसके अंदर रूट वर्ड है और क्या उसके अंदर सुफिक्स है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपने बतानी है, और अगर ये सब बता दी मतलब रूल भी लिख पहले आप बताना है आपने इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपने बताना है कि भाई आईपीएस सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब के नेमिंग राइट करती है और फिर हमें उसके रूल बताती है। वो रूल कौन से हैं फिर आपने रूल्स पर आ जाना है। यानी पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन, फिर रूल्स, रूल्स के बाद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में फिर आपने बाकायदा तौर पर बताना है कि इसमें प्रीफिक्स रूट सफिक्स क्या है और इसका नाम किस तरह से करेक्ट है। अगर ये सब कुछ आप लिख देते हैं तो फिर बेटा आपके पास नंबर आएंगे 5, ठीक है ना, यानी 5 मार्क्स। और अगर इसमें कमी बेशी है, थोड़ा बहुत मतलब गलती है, लेकिन लिखा सारा कुछ है तो ये 4 मार्क्स आएंगे। और अगर आधा सवाल लिखा है, कम लिखा है, गलत लिखा है तो फिर बेटा आप इस नंबर 1 to 2 नंबर में से कोई नंबर दोगे, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर फिर नहीं लगाने। तो ये मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया कि किस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिस्से मुकम्मल होंगे। फिर आता है वाई इज कार्बन सो इम्पोर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड। यानी कि आपने देखा कि आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मिसाल के तौर पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जिनमें से एक बड़ा ख़ास एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। कहता है ये अकेला कार्बन ऐसा है जिसके साथ हज़ारों नहीं लाखों जो हैं वो कंपाउंड जुड़ गए हैं, और उनका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इतने सारे कंपाउंड तो किसी दूसरे एलिमेंट के मौजूद भी नहीं है। फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, या क्या कार्बन में ख़ास है कि इसके ज़्यादा कंपाउंड हैं? तो सवाल ये है। जवाब मैंने साथ-साथ दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है अपने नोट्स के अंदर, जो मैंने आपको क्या कहते हैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर मौजूद है। बाकी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको कि कार्बन की खसूसियत ये है, एक खसूसियत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन, यानी ज़ंजीर साज़ी। तो होता ये है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाता है और फिर जुड़ता चला जाता है। इस तरह कार्बन के कंपाउंड की तादाद बढ़ सकती है। अगर मैं एग्जांपल आपको कोट कर दूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसको आप बोलोगे एन पेंटेन, सिंपल पेंटेन है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमें करते हैं 1 2 3, ये 4 और 5 भी यहीं लगा देते हैं, देखो। लेकिन अब ब्रांच में आ गया है, इसका नाम है आइसोपेंटेन, यानी नाम बदल गया। और ये क्या है, ये एक एक दूसरे के समझ लें आइसोमर भी हैं, मतलब ये एक दूसरे के टुकड़े हैं जो कि सिमिलर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क आ जाता है। बट ये समझ में आया कि दोनों पेंटेन हैं। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर 5, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अब आप देखो कि ये भी पेंटेन है, लेकिन इसका नाम होगा नियोपेंटेन। तो आपने यहाँ पर ये बात सीखी कि ये जो कार्बन है, ये सिर्फ 5 कार्बन भी हों तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 3 कंपाउंड बन जाते हैं 5 कार्बन वाले, क्योंकि उनके जुड़ने के तरीके या कैटिनेशन मुख्तलिफ है। इस तरह से जब कार्बन की तादाद 6 7 इवन के 20 30 तक जाती है, तो उस एक के ही कई सारे वेरिएशन बनते हैं, इवन के उनकी तादाद हज़ारों से ऊपर जा सकती है। तो इस तरह कैटिनेशन कर कर क्या होगा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपाउंड बन सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो कार्बन है ये क्या शो करता है, इसकी वैलेंसी 4 है। ये बहुत 4 डिफरेंट एटम से जुड़ सकता है। तो बहरहाल ये मैंने चंद छोटी छोटी बातें कर दी हैं। आप अपनी बुक के अंदर जहाँ शुरू का सेक्शन है, यानी कि बिल्कुल जो स्टार्ट में आता है ना जो पेज के, वहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जाके आपने ज़रूर तौर पर देख लेना है, या फिर आपने लेक्चर देख लेना है दोबारा से। 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, लेक्चर को बार बार देखने से आपको सारा चैप्टर यहीं कहीं याद हो जाएगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपका सारा मामला क्लियर हो गया होगा, और अच्छे तरीके से बेटा इसको आपने हल करना है, और फिर मुझे बताना है कि आपको क्या परेशानी आई। और साथ साथ अगर कुछ मज़ीद समझना है तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स पे राइट ज़रूर कर देंगे।
ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। लेक्चर के साथ साथ टेस्ट भी आपको देंगे, तो आपने उसको बेहतरीन तरीके से हल कर लेना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।